Hello dear students, I'm Mamta Sharma and I'm here with something new for you. Something new क्या? Something very important for you. आपके देखो टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों, तो हम भी आ गए हैं आपके लिए लेके ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको करने से एटलीस्ट आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि हाँ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा वो अलग, और ऑब्वियसली नॉलेज तो हो ही जाएगा। और एग्जाम में लिखना कैसे है ये सारी चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो कुल मिला के हम इन वीडियोस से ये सीखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर में किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है चैप्टर का, एंड ऑल्सो विल लर्न हाउ टू राइट द आंसर्स, मतलब मार्क्स कैसे हम लूज ना करें, उनकी टिप्स भी मैं आपको रेगुलरली समझाते रहूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आपके टर्म 2 में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो है दैट इज़ यूनिट 3 ऑनवर्ड्स आपके टर्म 2 में चैप्टर्स आ रहे हैं, और यूनिट 3 के आपके 2 चैप्टर्स हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर 8 और चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ओके। और उसके बाद में यूनिट नॉट थर्ड, दिस इज टेक्निकली यूनिट नंबर 8, और यूनिट नंबर 8 क्योंकि 11th का कंटिन्यूएशन में चल रहा है, बट ऐसे बच्चों को क्लिक जो होता है वो पहले होता है ना कि हमारे उसमें काउंटिंग वाइज वो थर्ड पे आता रहता है, तो दोनों वेज में ले लो। एग्जैक्ट नंबर इज यूनिट 8 और वैसे आपके सीरीज में वो थर्ड पे आता है। तो चैप्टर नंबर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाते हैं, लेकिन आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंटली ये समझा दूं कि इस यूनिट में सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स लिए गए हैं, और जो स्ट्रैटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो नहीं लिया गया है, राइट। तो अब 2 चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और माइक्रोब्स। माइक्रोब्स वाला चैप्टर इज़ वेरी स्मॉल, मतलब छोटा सा चैप्टर है, तो विच मीन्स कि इस यूनिट में जो 14 मार्क्स है, बोर्ड में इस यूनिट के 14 मार्क्स दिए हुए हैं, अलॉटेड हैं, ओके। तो यानी कि इस 14 मार्क्स में मेजर पोर्शन इसी चैप्टर से आएगा, तो इसीलिए हम देर नहीं करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं इस चैप्टर के, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए रेडी कर रखा है, एज यू कैन सी इट सेज राइट द सोर्स एंड इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। देखो ड्रग्स वाला जो पार्ट है ना इस चैप्टर का, एक क्वेश्चन यहाँ से तो मान के चलो कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर से ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ड्रग्स का, और बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सेक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मगिंग अप जो है वो फैक्टर बहुत काम करता है, इन द सेंस जैसे कि मैं अगर आपका इसका आंसर लिखना हुआ तो आप आंसर कैसे लिखोगे बच्चों, सबसे पहले ऐसे करके नंबर 1, ये 1, 2 और 3 लिखा हुआ है ना, तो आप भी ऐसे ही नंबर 1 पुट करना, ओके। देन यू राइट मॉर्फिन, ओके। और फिर आपको पूछा गया है कि राइट द सोर्स एंड द इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो मॉर्फिन लिखा, अब मॉर्फिन का एक काम करना, या फिर मॉर्फिन को ऐसे कर सकते हो आप इसको, मतलब देखो बच्चों आंसर लिखने के तरीके से बहुत चीज़ें वेरी करती हैं। अब जैसे कि मैंने मॉर्फिन यहाँ कर दिया और यहाँ पे इसका यूं करके सोर्स कर दिया, ठीक है। और मॉर्फिन का सोर्स है प्लांट, नॉट डायरेक्ट प्लांट, पॉपी प्लांट और पेपावर सोमनिफेरम, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सोर्स, तो आपको पूछ रहा है ना सोर्स लिखो और इफेक्ट लिखो। दूसरा, अब ऐसे करके इसका इफेक्ट डाल दिया हमने, और इफेक्ट में लिखो कि it has receptors present in CNS and gastro gastrointestinal ठीक है। तो देखो पॉपी प्लांट इसका सोर्स हो गया, ओके। और इफेक्ट है कि इट हैज रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन इन द सीएनएस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, कौन से रिसेप्टर्स? तो ओपियोइड रिसेप्टर्स, ये भी और आप
यहाँ पे कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन CNS एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन, अब देखो इसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, CNS और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इट हैज स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन, मॉर्फिन का पूछा है तो इट हैज स्ट्रॉन्ग इफेक्ट एज अ सेडेटिव एंड पेन किलर and is administered and is given to the patients undergone surgery, ठीक है। तो अब देखो इसमें आपने इस तरीके से आंसर तरीके से लिखना है और स्पेशल चीज़ों को अंडरलाइन भी कर देना। जैसे कह रहा है कि ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन CNS एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसको अंडरलाइन कर दिया। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट एज अ सेडेटिव एंड अ पेन किलर और गिवन टू द पेशेंट्स अंडरगॉन सर्जरी। तो ऐसे करके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दो तो बाय डिफॉल्ट जो चेक करने वाले हैं उनकी नज़र यहीं जाएगी। और आपने सिंस इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं तो यहीं पर आंसर आपके टिक हो जाएंगे, तो मार्क्स लूज करने की कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, यहाँ पर दूसरा आपको पूछा जा रहा है कोकेन। तो अगेन कोकेन को यूं कर दिया और यहाँ पर सोर्स कर दिया। सोर्स आ जाएगा एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका, ये इसका सोर्स हो गया। इफेक्ट्स में आप लिख सकते हो इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंटरफेयर्स विथ द न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है याद है? डोपामीन। ऐसे आंसर लिख दिया। सोर्स एरिथ्रोजाइलम कोका, इफेक्ट आ गया स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है CNS और डोपामीन से इंटरफेयर करता है, ठीक है। एंड लीड्स टू यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। ये इसके इफेक्ट हो गए थे। ऐसे पूरा पूरा आराम से भर के लिख देना, नॉट बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं, टू द पॉइंट, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ मत लिखना। सोर्स पूछा डायरेक्ट सोर्स डाला, इफेक्ट पूछा स्टिमुलेंट होता है CNS का, डोपामीन से न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामीन जो होता है जो ज़्यादा एडिक्शन की वजह से वो बनते हैं डोपामीन, है ना, तो उससे इंटरफेयर करता है और अल्टीमेटली जो इसका इफेक्ट होता है इट लीड्स टू यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। कोकेन जो लेते हैं उनकी एनर्जेटिक, ये इसीलिए तो स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो इसको अब्यूज़ करते हैं बिकॉज एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। थर्ड आपका यहाँ पर आ रहा है, यू कैन हैव द थर्ड ड्रग जिसका नाम है मैरिजुआना और इसका सोर्स हो गया कैनबिस सटाइवा, जो भांग वाला ग्रुप होता है ना, कैनबिस सटाइवा, और इफेक्ट आ जाएगा इट अफेक्ट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इस तरीके से बच्चों आपको आंसर लिखना पड़ेगा। सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लिया है, ये है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लास्ट ईयर भी आया था। और यहाँ आपको अब ये यहाँ पे इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस, ठीक है। HIV की लाइफ साइकिल की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से ये पूछ सकते हैं। बस ये है कि ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको हो सकता है 5 मार्क्स में ये पूछ ले। अभी जो हमने ड्रग्स वाला किया था वो 3 नंबर का था, ठीक है। यहाँ 5 मार्क्स में आपसे पूछ ले कि रेट्रोवायरस
का रेप्लिकेशन कैसे होता है डायग्राम के साथ बताओ, या फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन ये कह रहा है आइडेंटिफाई ABCD, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ABCD आइडेंटिफाई करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखो वायरल DNA है, तो सॉरी वायरल RNA है, तो व्हेन इट इन्फेक्ट्स, दिस इज द एनिमल सेल, तो इसमें जब ये RNA लोड हुआ, RNA लोड होने के बाद में आप जानते हो यहाँ पे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद वायरल DNA बना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपको लिखना है, आपको ABCD पूछा है तो A यूं करके लिखना कि A इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। B क्या हो जाएगा? आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो वायरल DNA बना वो कहाँ जा रहा है? होस्ट जीनोम में, तो B पूछ रहा है वायरल DNA gets incorporated into the host genome, होस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो गया ना यहाँ पर। उसके बाद में ये क्या बन गए? न्यू वायरल पार्टिकल्स मेड या फिर फॉर्म्ड लिख सकते हो, ठीक है, या न्यू वायरल DNA फॉर्म्ड। रेप्लिकेशन हो गया है ना, और D में आंसर लिख देना क्योंकि ये प्रॉपर पूरा वायरस, यहाँ पे सिर्फ DNA है इसका, देख रहे हो, और ये है पूरा वायरस, तो ये पूरा वायरस है। नाउ न्यू वायरल पार्टिकल, यहाँ लिख सकते हो न्यू वायरल पार्टिकल फॉर्म्ड एंड गोज टू इन्फेक्ट अदर सेल्स। तो ये आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अब आपको ये ABCD के फॉर्म में यूं दे देंगे, डायग्राम उन्होंने दे दिया, या फिर क्या बोलते हैं वो लोग पूरा का पूरा 5 नंबर में विथ डायग्राम आपसे डिटेल लिखवा ले, तो कैसे भी करेंगे। ओवरऑल बात यह है कि आपको तरीके से आंसर यहाँ लिखना आना चाहिए, तो यूँ क्लैरिटी से आंसर लिखोगे तो ही बायो में स्कोर करना पॉसिबल है बच्चों। सो बी वेरी क्लियर विद योर आंसर्स, अनवांटेड मत लिखना, फालतू चीज़ें ज़्यादा मत लिखना, ठीक है, और टू द पॉइंट आंसर्स लिखना, की पॉइंट्स अंडरलाइन कर देना ताकि जो एग्जामिनर है उनकी नज़र बाय डिफ़ॉल्ट उसी पे जाए। और आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी और भी अच्छे अच्छे टिप्स लेके आऊँगी जो आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में फ्लाइंग कलर्स के साथ में बाहर आने के लिए। ओके, टिल दैट यू टेक केयर एंड अ गुड बाय।